तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है डिपोड आर्ट विद हर्षल, यानी कि मेरे साथ। और आज हम जो है हमारा बिना कोई टाइम ख़राब किए सब्सक्राइबर काउंट का या और कुछ का, लेकिन मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि मेरे 52 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हो चुके हैं। और अगर आपको और भी अच्छा ये चैनल लग रहा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने आर्टिस्टिक दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए ज़्यादा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीन पॉल सार्त्रे की तरफ। ठीक है, तो ये कौन थे? आप इनकी फ़ोटो यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं अपने। तो ये कौन थे? जीन पॉल सार्त्रे 1905 से लेकर के 80 तक इनका जो पूरा जो लाइफ टाइम जो हम कह सकते हैं वो इनका रहा है। ठीक है, पेरिस में ये पैदा हुए जो कि फ्रांस में है। सेकंड चीज़, फ्रेंच फिलोसोफर थे, नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी ये रहे हैं। ठीक है, एंड लीडिंग फिगर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड फिनोमेनोलॉजी। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है? जिसके अंदर हम एग्जिस्टेंशियलिस्ट जैसे कि सार्त्रे साहब थे, तो वो समझा करते थे कि कोई किसी भी तरीके की कंट्रोलरशिप एक ह्यूमन के ऊपर नहीं है। ठीक है ना, कोई भी जो भगवान है वो उसको कंट्रोल नहीं करता है, या उसका कोई परफेक्ट कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं है इस दुनिया में आने का, वो मोटिव खुद ही अपने आप बनाता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी एक छोटी सी एक इंट्रोडक्शन है। कभी हम और इन चीज़ों पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन इसके आगे एक वर्ड और आता है फिनोमेनोलॉजी। तो फिनोमेनोलॉजी ये कहती है कि कोई भी जब घटना घटती है, ठीक है, जैसे मान लिया कि सुनामी सुनामी जो है वो घटी है। ठीक है, और फिर आपने उस सुनामी के बाद में जो आपने एक स्टडी की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? किसी घटना के बाद में कोई स्टडी की जाती है तो उसे हम बोलते हैं फिनोमेनोलॉजी। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कहते हैं कि नोन फॉर प्लेसिंग ह्यूमन फ्रीडम। ये किस लिए जाने जाते हैं? प्लेसिंग ह्यूमन फ्रीडम को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को एंड चॉइस एट दी सेंटर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, ह्यूमन की जो फ्रीडम है, उसकी जो स्वतंत्रता है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो उसकी जो चॉइसेस है, जो चुनाव है, उनको सेंटर में रख करके इन्होंने जो है अपनी फिलोसफी को रखा है। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि की फिलोसफिकल वर्क उनका क्या है? तो वो है 1943 का बीइंग एंड नथिंगनेस। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है, या आपका इनका जो फिलोसफिकल वर्क है वो है। ठीक है, उसके बाद में है व्हाट इज लिटरेचर। ये 1947 को इन्होंने दिया था। ठीक है, ये फिलोसफिकल वर्क है इनका। और लास्ट में 1964 के अंदर इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, जान पॉल सार्त्रे को। और लिटरेचर के अंदर इनको ये जो है आपका नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन इन्होंने इसको डिक्लाइन कर दिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो थ्योरीज जो सार्त्रे ने दी थी वो क्या क्या थी? पहली जो थ्योरी है वो कहते हैं कि आर्ट एज कम्युनिकेशन एंड फ्रीडम। कि आर्ट जो है एक टाइप का कम्युनिकेशन है और एक स्वतंत्रता है, एक फ्रीडम। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कहते हैं कि सार्त्रे सॉ लिटरेचर एंड आर्ट एज एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कि उन्होंने देखा कि जो लिटरेचर है और जो आर्ट है वो एक तरीके का क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है, बिटवीन द क्रिएटर एंड ऑडियंस। किसके बीच में है? क्रिएटर और ऑडियंस के बीच में। ठीक है, क्रिएटर कौन हुआ? जिसने वो पोइट्री या वो जो पेंटिंग है वो बनाई हो, और जो ऑडियंस वो होगी जो व्यूअर्स हो उस चीज़ के। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है इन व्हाट इज लिटरेचर। 1947 की जो इनका फिलोसॉफिकल वर्क है, ही आर्ग्यूड दैट राइटर्स रोल इज टू अपील द रीडर्स फ्रीडम। कि जो राइटर का जो रोल होता है, इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो राइटर का जो रोल होता है वो क्या होता है? टू अपील टू द रीडर्स फ्रीडम। की जो पढ़ने वाले की जो फ्रीडम है उसको अपील करना। ठीक है, कैसे करेगा? कि कुछ ऐसा कंटेंट वो लिखे, कोई ऐसी चीज़ या ऐसी ऐसे इमोशन को वो डाले जिसके वजह से क्या है, जो राइटर है वो व्यूअर को या पढ़ने वाले को उस चीज़ के लिए अपील कर सके। ठीक है, ठीक है, फिर ये आगे कहता है इनवाइटिंग देम टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन मीनिंग मेकिंग। ठीक है, और उनको इनवाइट करना टू पार्टिसिपेट, ठीक है, एक्टिवली, पूर्ण रूप से, अच्छे ढंग से, कॉन्शियसली, इन मीनिंग मेकिंग, यानी कि उसका जो मीनिंग है, उसका जो सार है उसको वो
बनाने के लिए उसके अंदर क्या करना, इनवाइट करना इनको, ठीक है, व्यूअर को। फिर कहते हैं कि फॉर सार्ट्रे द आर्टिस्ट इज नॉट अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। इस सार्ट्रे के लिए क्या है कि एक जो आर्टिस्ट है वो एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर नहीं है, ठीक है। एक जो आर्टिस्ट होता है वो एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर चीज को क्या है, बड़ी बड़ी डिटेल्स के अंदर वो हर चीज को देखेगा, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो आपका आर्टिस्ट हो जो पेंटिंग्स वगैरह बना रहा है या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट बना रहा है उसको, ठीक है। तो वो हर चीज को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। दे आर अ कॉन्शियस बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यूज एंड ट्रूथ दे प्रेजेंट। तो ये सात्रे कहते हैं कि जो आर्टिस्ट होता है वो एक क्या होता है, कॉन्शियस बीइंग होता है, ठीक है। एक कॉन्शियस आदमी होता है जो हर चीज को क्या करता है, बहुत सजगता के साथ में उसको देखता है, ठीक है। और रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वैल्यूज एंड ट्रूथ। और जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि वैल्यूज जो गुण भी हम बोलते हैं और इम्पोर्टेंस भी बोलते हैं, एंड ट्रूथ जो सच्चाई है, ठीक है, सत्य है, दे प्रेजेंट, जो वो प्रेजेंट करता हो, जो वो आर्टिस्ट प्रेजेंट करता हो, ठीक है, उसके लिए वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन माना गया है सात्रे के द्वारा। फिर आगे क्या कहते हैं, अब जो इनकी जो सेकंड फिलोसफी थी या फिलोसॉफिकल वर्क था, वो कहता है एग्जिस्टेंशियल कमिटमेंट इन आर्ट, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल कमिटमेंट इन आर्ट की उसके अंदर अपने आप को एक आर्टिस्ट के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करना, या फिर अपने आप को सिर्फ एक व्यक्तिवाद के रूप में प्रेजेंट करना कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट था, ठीक है, अपनी एग्जिस्टेंस को दिखाना। वो कमिटमेंट जो है एक आर्टिस्ट करता है अपने आर्ट वर्क को क्रिएट करते वक्त, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि सात्रे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। कि जो सात्रे थे उन्होंने आर्ट फॉर आर्ट सेक का जो ये जो आइडिया था, कला कला के लिए का जो आइडिया था, वो बिल्कुल से उसको निष्कासित कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट आर्ट हैज एथिकल। उन्होंने कहा कि जो आर्ट है वो एक एथिकल यानी कि नैतिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन से भरा हुआ, ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ राजनीतिक कारण है, कुछ ना कुछ नैतिक कारण है, जिसके कारण से वो जो आर्ट है उसको बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर वो दूसरा कहते हैं कि द आर्टिस्ट की जो फ्रीडम है इज इंटरवाइंड, ठीक है, गुथी हुई है विद द कमिटमेंट, या फिर उसका जो मीनिंग है एंगेजमेंट टू एड्रेस सोशल पॉलिटिकल एंड ह्यूमन रियलिटीज। की जो आर्टिस्ट की जो फ्रीडम फ्रीडम है, यानी कि जो स्वतंत्रता है, वो इंटरवाइंड है, ठीक है, गुथी हुई है विद द कमिटमेंट की एंगेजमेंट से, जिसके अंदर वो क्या करता है कि वो एड्रेस करता है सोशल को, यानी कि सामाजिक तत्वों को, ठीक है, सामाजिकता को, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। पॉलिटिकल को, राजनीतिक तत्वों को भी वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, उसको पूरे वर्ल्ड को दिखाएगा कि भाई ये चीज़ हो रही है, ठीक है। आजकल के टाइम में जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो हमारे पास क्या है, हम कैनवास यूज़ नहीं करते, सीधा फोटोज़ वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई छोटी सी बात भी होती तो वो बहुत बड़ी हमको लगने लगती है, ठीक है। तो ये कि पॉलिटिकल फंडा भी आ जाता है, सोशल नॉर्म्स भी आ जाता है, हमारे गली कुचों में भी कभी लड़ाइयाँ हो जाती है तो लोग उसकी वीडियोस बना करके वो यूट्यूब पे डाल देते हैं, ठीक है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल देते हैं, ठीक है। एंड ह्यूमन रियलिटीज, और जो ह्यूमन के लिए जो वास्तविकताएं हैं, ठीक है, उनका जब उजागर किया जाता है किसी आर्टिस्ट के द्वारा, तो वो सब चीज़ें इनके द्वारा बताई गई, सत्र के द्वारा, ठीक है। अब जो उसके बाद ये क्या कहता है, लिटरेचर एंड आर्ट शुड रिवील ट्रूथ अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस। की जो आर्ट और लिटरेचर है वो क्या करे, ह्यूमन की जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो उसका जो अस्तित्व है उसके बारे में जो है बातें बताए, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताए कि वो किस तरीके से रहा, उसने क्या क्या अपने जीवन में किया, ठीक है, और किस तरीके से उसके इमोशंस थे, तो वो पोइट्री या आर्ट के थ्रू या पेंटिंग्स के थ्रू, ड्राइंग्स के थ्रू वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। एंड उसके बाद में ऑपरेशंस, ऑपरेशंस वो हो गई जिसकी वो चीज़ें दमन करता है एक आर्टिस्ट, ठीक है। कि हम मैं कुछ चीज़ों को लूँगा, जैसे मैं खुद अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैं पॉलिटिकल चीज़ों को थोड़ा सा ऑपरेस्ड करता हुआ चलता हूँ, यानी कि दमन करता हुआ चलता हूँ उसका, ताकि मैं उससे कहीं भी रिलेटेड ना लगूँ आपको, ठीक है। फिर आता है फ्रीडम, ठीक है, अपनी स्वतंत्रता को दिखाना, अपने आइडियाज़ वे में, आइडियस्टिक वे के अंदर स्वतंत्रता दिखाना, ठीक है, अपने कर्मों के वे में,
यानी यानी कि अपने जो एक्ट हैं उनमें भी हम क्या दिखा सकते हैं, फ्रीडम दिखा सकते हैं। एंड चॉइस, मेरा जो चुनाव है उसमें तो इट्स माय चॉइस, आपने कई बार सुना भी होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर थर्ड ये कहते हैं कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस एज एन एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कि जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस है वो क्या है, एक एक्ट ऑफ यानी कि क्रिया है ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो जागृत जो अवस्था है उससे। ठीक है, तो पहले ये क्या कहते हैं, सार्ट्रेज फेनोमेनोलॉजी ऑफ आर्ट ड्रॉस फ्रॉम हसल। ठीक है, हसरल। ठीक है, तो जो हसरल साहब थे उनसे उन्होंने, सात्रे साहब ने क्या किया, फिनोमेनोलॉजी ऑफ आर्ट जो है ली, उनसे समझी। ठीक है, या उनसे बनाई होगी। तो हसरियल क्या बोलते हैं कि द वर्क ऑफ आर्ट इज नॉट अ मटेरियल ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, कि कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है वो कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, जैसे कि कैनवास होता है, जैसे कि बुक होती है, तो ये मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है। बट द इमेजिनरी ऑब्जेक्ट द कॉन्शियसनेस कंस्ट्रक्ट्स, कि पर एक क्या है, एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है द कॉन्शियसनेस, जो हमारी जो जागृत अवस्था है, जो हमारी जो सोचने समझने की जो एक जो पूरी क्रिया है, उसके अंदर जो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स हम देख लेते हैं, ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं, उनको बनाने की जो क्रिया है, व्हेन इंगेजिंग विद इट, जब हम कैनवास से इंगेज करते हैं और हमारा माइंड भी उसके साथ में क्या कर लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तब क्या बनता है, एक आर्ट बनता है, एक वर्क ऑफ आर्ट बनता है इनके अकॉर्डिंग, हसरियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड चीज कहता है, फॉर एग्जाम्पल अ पेंटिंग इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन द व्यूअर इमेजिन्स इट्स सीन, कि पेंटिंग तभी कंप्लीट होती है कि जब एक व्यूअर जो है इमेजिन कर लेता है उस पूरे सीन को। ठीक है, द आर्टिस्ट क्रिएट पॉसिबिलिटीज, जो आर्टिस्ट है वो क्रिएट करता है पॉसिबिलिटीज को, संभावनाओं को, एंड द स्पेक्टेटर, जो देखने वाला है, रियलाइज देम इन परसेप्शन, और वो जो संभावनाओं को एक जो स्पेक्टेटर है, जो व्यूअर है, वो क्या करेगा, रियलाइज करेगा देम इन परसेप्शन, यानी कि अपनी जो उसकी जो भौतिक इंद्रियां हैं, जो उसकी जो देखने का जो नजरिया है उसके थ्रू। फिर लास्ट में ये कहते हैं, दिस मीन्स द आर्ट एग्जिस्ट ओनली थ्रू द इंटरप्ले, कि इसका मतलब जो आर्ट होता है वो एग्जिस्ट करता है थ्रू द इंटरप्ले, यानी कि इन दोनों के समन्वय के कारण। ठीक है, ऑफ द क्रिएटर है, क्रिएटर्स इंटेंशन, यानी कि जो मेरी इंटेंशन है एज एन आर्टिस्ट उसको बनाने की, एंड द ऑडियंस फ्रीडम, जो ऑडियंस की फ्रीडम है। ठीक है, क्योंकि एक जो ऑडियंस होती है वो आर्ट के बारे में नहीं जानती, वो एक प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ में एक एग्जीबिशन हॉल में नहीं आती। ठीक है, अब जो मेरी जो इंटेंशन है एज एन आर्टिस्ट, मैं जब उस आर्ट को एग्जिबिट करूंगा तो तभी क्या हो सकता है, ऑडियंस की जो फ्रीडम है वो इंगेज होगी। ठीक है, उस आर्ट के साथ में तभी जा करके वो तादात्म्य बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ये कहते हैं कि आर्ट एंड नथिंगनेस, कला और नथिंगनेस यानी कि शून्यवाद। ठीक है, शून्यता। तो ये कहते हैं, इन बीइंग एंड नथिंगनेस 1943 का जो इनका फिलोसफिकल वर्क है, उसके अंदर ये कहते हैं कि सात्रे कनेक्ट आर्ट एस्थेटिक क्रिएशन टू नथिंगनेस, कि सात्रे ने क्या कहा, ये एक एस्थेटिक क्रिएशन जो है वो नथिंगनेस से कनेक्टेड है, यानी कि शून्यता से कनेक्टेड है, कि जब भी हम कोई भी चीज बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे क्या है, वो शून्यता, उस एक्ट से पहले कोई ना कोई शून्यता जरूर होती है मन के अंदर। ठीक है, उसके बाद ही हम किसी चीज का क्रिएशन करते हैं, शून्यता से ही कोई ना कोई चीज जो है बनती है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, फिर ये कहते हैं, आर्ट इमर्जेस फ्रॉम द ह्यूमन कैपेसिटी टू निगेट, ये आर्ट जो होता है वो इमर्ज होता है फ्रॉम द ह्यूमन कैपेसिटी टू निगेट, यानी कि हटा देना, निष्कासित कर देना, रिजेक्ट कर देना रियलिटी, रियलिटी को रिजेक्ट कर देना, एंड इमेजिन अल्टरनेटिव्स, यानी कि मान लिया कि भाई हमने जो जिस लाइफ को मैं जी रहा हूँ उससे मैं अगर सेटिस्फाई नहीं हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, एक अपनी ही लाइफ को क्या इमेजिन करने लगूंगा। ठीक है, अगर कोई गरीब व्यक्ति को हम कहें कि आप जो है अपने बारे में एक पेंटिंग बनाए, तो वो हो सकता है अपने आप को सूट एंड टाई के अंदर जो है इमेजिन करने लगे, तो एक अल्टरनेट जो लाइफ है वो हम क्रिएट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सार्ट्रे, और ये कहीं ना कहीं ट्रू भी हमें लगता है। ठीक है, फिर ये लास्ट में कहता है, बाय शेपिंग एब्सेंस इनटू फॉर्म, जब भी हम किसी खालीपन को, ठीक है, कभी भी हम
किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं, जैसे कैनवास होता है तो वो खाली होता है हमेशा, तो एक एब्सेंस होती है, नेगेटिव स्पेस होता है। फिर जब उसके अंदर हम फॉर्म डाल देते हैं या फिर एक शेप डाल देते हैं या फिर लाइंस डाल देते हैं, उससे ही क्या होता है, आर्ट रिवील्स द गैप बिटवीन द वर्ल्ड एज इट इज। ठीक है, आर्ट जो है उससे क्या करता है, एक गैप को फिल कर देता है जो कि वर्ल्ड के अंदर है, जो कि वो खुद है, जो वो वर्ल्ड खुद है, और जो वो वर्ल्ड हो सकता है एज इट कुड बी। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसी का एग्जांपल इन्होंने दिया, जैसे अ पोयम, अ नॉवल, अ पेंटिंग। ठीक है, हर चीज़ क्या थी, पहले एब्सेंस था, एक खाली पन्ना था, और फिर उसके बाद में हमने हमारे विचार वगैरह ये सब चीज़ें जो है लिखने शुरू किए, उसको एक फॉर्म दी। ठीक है, नॉन ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव उसको बनाया। तो हम चलते हैं आगे। ब्यूटी एज अ सेकेंडरी कंसर्न, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर हम इसको देखते हैं आगे कि सार्ट्रे ने क्या कहा कि डिड नॉट डिफाइन आर्ट प्राइमरीली बाय ब्यूटी और फॉर्मल हार्मनी, कि आर्ट को उन्होंने किसी भी तरीके से ब्यूटी से कनेक्टेड नहीं बताया, ना ही उसको उस फॉर्मल हार्मनी यानी कि सामंजस्य से उसको बताने की कोशिश की। ठीक है, फिर दूसरी बार वो क्या कहते हैं, फॉर हिम, उनके लिए ऑथेंटिसिटी यानी कि सही तरीके से इंफॉर्मेशन को देना, अपने बारे में बताना, ट्रुथ सच्चाई के साथ में बताना, एंड फ्रीडम और स्वतंत्र होकर के बताना, वर मोर सेंट्रल यानी कि ज़्यादा मुख्य थे देन एस्थेटिक परफेक्शन। ठीक है, किससे किसकी तुलना में, एस्थेटिक परफेक्शन की तुलना में। ठीक है, जो हमारा सौंदर्य देखने का जो परफेक्शन है, ठीक है, उसके बारे में। लास्ट वो कहते हैं अ वर्क ऑफ आर्ट कैन बी फॉर्मली इम्परफेक्ट, कि एक वर्क ऑफ आर्ट जो है वो क्या हो सकता है, फॉर्मली इम्परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग वो क्या हो सकता है, इम्परफेक्ट हो सकता है। सेट ऑफ रूल्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम फॉर्मली वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर सेट ऑफ रूल्स आ जाते हैं जिसको हमको फॉलो करना होता है। जैसे हमारा स्कूल होता है, कॉलेज होता है, तो हमें पर्टिकुलर ड्रेस, पर्टिकुलर स्टाइल जो है वो फॉलो करनी ही पड़ती। ठीक है, तो फॉर्मली इम्परफेक्ट भी हो अगर आर्ट, बट स्टिल एस्थेटिकली वैल्यूएबल, अगर वो फिर भी अगर एस्थेटिकली सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो, इफ इट एम्बॉडीज सिंसियर ह्यूमन एंगेजमेंट, अगर वो क्या करे, एम्बॉडी करे, ठीक है, सिंसियर ह्यूमन एंगेजमेंट को। ठीक है, अगर मैंने कोई वर्क ऑफ आर्ट बनाया है, अच्छा नहीं है, फॉर्मली वो इम्परफेक्ट है, लेकिन एस्थेटिकली वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, और उसको देख कर के ह्यूमन की जो एंगेजमेंट है, वो जो तादात्म्य की जो मैं बात जो है वो बार बार कर रहा हूँ, वो यहाँ पर हमें फिर से उपयोग होती हुई दिखाई पड़ती। ठीक है, अब जो है लास्ट में हम एक क्वेश्चन को हमेशा अब लेकर के आएंगे ताकि आप जो है कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दे सकें। ठीक है, आप भी इंगेज हो सके। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सार्ट्रे, ठीक है, सार्ट्रे के अकॉर्डिंग उन्होंने कौन सा ऐसा आइडिया था, सार्ट्रे रिजेक्टेड विच आइडिया, कौन सा आइडिया था जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, हमने पीछे बात की थी, शायद आपको याद भी हो। तो पहला ऑप्शन है आपका फॉर गॉड सेक, सेकंड है आर्ट फॉर आर्ट सेक, थर्ड है आर्ट फॉर मनी, एंड फोर्थ इज आर्ट फॉर मिल्क शेक। ठीक है, तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।